अंधेरा हो चुका था, पूरा जंगल का रास्ता। 50 साल का गुरु एक हाथ में माँ लक्ष्मी की सोने की मूर्ति पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में कागज कस के पकड़ते हुए तेजी सांस लेते हुए वहां पर वो आता है। वहां से कुछ ही दूर पे मदन नाम का एक गुंडा हाथ में बंदूक लेकर खड़ा था। अरे ओ बुढ़ा, वो जोर से कहता है। उस आवाज को सुन के गुरु वहीं पे रुक जाता है और मदन को देखने लगता है। अरे ओ बुढ़ा, मेरे हाथ में मरना चाहते हो क्या? जैसा सुदर्शन पटेल ने कहा है, वो देवी माँ की मूर्ति और मंदिर के कागजात मुझे अभी के अभी दे दो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकता। फिर तो ये बुलेट आज तुम्हें मार ही देगी। फिर मदन गोली चलाता है। फिर जैसे ही बंदूक से गोली बाहर निकलती है, वो तेजी से गुरु की तरफ जाने लगती है। ये देखकर गुरु एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है। देखकर मदन अपनी हंसी रोक देता है। बुलेट तेजी से गुरु की तरफ भाग के जाती है। ये देखकर गुरु वहां से जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। गोली जाके किसी और पेड़ पे टकराती है। देखकर मदन की हंसी रुक जाती है। तब तक गुरु उस पेड़ के पीछे से भाग निकलता है। मदन यहाँ पे उसके पीछे गोलियां चला रहा था और गुरु उससे भाग निकल रहा था, जिस वजह से चलाए हुए गोली किसी और पेड़ पे जाके लगती है। ठीक उसी वक्त अनामिका अपना खेत का काम खत्म करके सर पे टोकरी लेकर हाथ में टॉर्च की बत्ती जलाते हुए जल्दी जल्दी चल के आ रही होती है। आज सच में बहुत देर हो गया। घर पे पता नहीं बच्चे सासू माँ को कितने परेशान कर रहे होंगे। इस तरह जंगल के रास्ते से वो सोचते सोचते जाती है और टॉर्च की बत्ती के साथ साथ वो तेजी से कदम चलाती है। तभी वो गुरु को भागते हुए देखती है, जिसके पीछे मदन हाथ में बंदूक लेकर गोलियां चलाते हुए गुरु के पीछे पीछे भाग रहा होता है। इसी के साथ साथ एक छुरा निकाल के वो गुरु को पीछे से जोर से वार करता है। हे माँ लक्ष्मी! गुरु इस तरह से जोर से चिल्लाता है। अनामिका को सुनाई देती है। कौन कौन है यहाँ? क्या हुआ? वो टॉर्च लाइट से चारों तरफ देखने लगती है, पर उसे आसपास कुछ नजर नहीं आता। मदन अनामिका की आवाज सुनते ही वो जाके एक पेड़ के पीछे चुपचाप छुप जाता है। गुरु मूर्ति के शरीर से खून बहे जा रहा था। वो एक पत्थर के पास आता है। माँ लक्ष्मी को उस पत्थर के ऊपर वो विराजमान करता है। माँ लक्ष्मी देवी, मैं आपको नहीं बचा पाया और इसी के साथ आपके मंदिर को भी नहीं। अब आप खुद को और मंदिर को दोनों को बचाइए। इतना कहकर गुरु वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अनामिका उसकी बातें सुनती है। टॉर्च लाइट जला के उस पत्थर तक आती है। टॉर्च की बत्ती जलते ही अनामिका को सोने की लक्ष्मी देवी की मूर्ति नजर आती है। देखकर अनामिका घबरा जाती है। फिर जमीन पे पड़े हुए गुरु को देखकर, चाचा जी, अरे ओ चाचा जी, इस तरह से आवाज लगाती है। गुरु बड़े ही मुश्किलों से आंखें खोल के देखता है। फिर वो जमीन के कागजात और लक्ष्मी देवी की मूर्ति देते हुए कहते हैं, मंदारपल्ली गांव में सुदर्शन नाम का एक आदमी रहता है। वो जमीन और इस मूर्ति को हड़पना चाहता है। तुम जाके शहर में ये सब कुछ लॉयर सुरेंद्र को दे दो। जब वो कह रहा था, मदन उसे देख रहा होता है। ये बुढ़ा अभी इस लड़की को मंदिर और सोने की मूर्ति के बारे में बता दिया। इसके बाद अनामिका ने गुरु को बहुत बार उठाने की कोशिश की, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनामिका समझ गई कि वो अब जिंदा नहीं है। उसकी आंखें नम हो गई। मुझे पता नहीं कि आप कौन हैं, पर आपने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं देवी लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, इसलिए मैं उन्हें और उनके मंदिर की रक्षा जरूर करूंगी। इस तरह कहने लगी। तभी मदन का सेल फोन अचानक से बज उठता है। अनामिका चकित हो जाती है। उसे लगता है कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो मूर्ति और मंदिर के कागजात लेकर वहाँ से निकल जाती है। मदन तब तक फोन पर बात कर रहे होते हैं। मालिक, वो बूढ़ा आदमी मर गया। मंदिर के सामने खड़े होकर कह रहा था। वहाँ काफी अंधेरा था। फिर देर ना करते हुए तुम वो मूर्ति और मंदिर के कागजात लेकर सीधा यहाँ आ जाओ। मैं मंदिर में ही इंतजार कर रहा हूँ। पर मालिक, मरने से पहले वो आदमी एक लड़की को सब बता दिया। वो सब कुछ लेकर यहाँ से चली गई। अब मैं पीछे पीछे उसके घर पे जाता हूँ और लूट के सब कुछ लेकर आता हूँ। बदमाश, एक अच्छा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। जाओ। इतना कहकर सुदर्शन फोन रख देता है। अनामिका डरते हुए घर आती है और आके ताला लगा देती है।
घर पे शारदा बच्चों को बिस्तर पे बैठा के उन्हें खाना खिला रही होती है। प्रसाद और रमेश चेयर पे बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। क्या हुआ है बहू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इस तरह पूछने पे रमेश और प्रसाद भी टीवी का स्विच ऑफ करके अनामिका के तरफ आते हैं। अनामिका माँ लक्ष्मी की सोने की मूर्ति और मंदिर के कागजात उन लोगों को दिखाती है। अनामिका जैसे ही सोने की माँ लक्ष्मी की मूर्ति दिखाती है, सभी लोग उस मूर्ति को देखकर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। बेटा, ये सोने की माँ लक्ष्मी की मूर्ति तुम्हें कहाँ मिली? अनामिका, पिताजी ने तुमसे कुछ पूछा, उसका जवाब दो। और तुम्हें ये माँ लक्ष्मी की मूर्ति कहाँ से मिली? कैसे मिला और तुम इस मूर्ति को घर पे क्यों लेकर आई? ये सब सुनकर अनामिका घबरा जाती है। तभी वहाँ शारदा आती है। बेटा रमेश, बहू थोड़ी परेशान है। तुम और तुम्हारे पिताजी इस तरह से एक के बाद एक सवाल मत करो, समझे? थोड़ा उसे आराम दो, फिर वो बताएगी सब। इस तरह से कहने पर किसी ने भी कुछ उल्टा पुल्टा सवाल नहीं किया। अनामिका थोड़ी देर खुद को शांत करती है, फिर पूरी कहानी बताती है। सुनकर प्रसाद और रमेश घबरा जाते हैं। तभी मदन अनामिका के घर पे आकर उसकी खिड़की से ताक झांक करने लगता है। ये तुमने क्या किया अनामिका? देख के तो लग रहा है कि ये कोई गुंडे हैं। उस बुजुर्ग इंसान को मार दिया। हमें क्या जरूरत है? ये सारी चीजों को वहीं पे छोड़ के आना चाहिए था। क्यों बहू, चाहे तुम माँ लक्ष्मी की कितनी भी बड़ी भक्त हो, पर तुम्हें क्या यही करना था? प्रसाद कह ही रहे थे, इस बीच शारदा कहने लगती है। आप डरिए मत और बहू को भी डराइए मत। बहू की बातें सुन के पहले तो मैं भी बहुत डर गई थी, पर जिस लक्ष्मी देवी की वो पूजा करती है वो हमारे साथ है। माँ देवी सबका ख्याल रखेगी, खुद का भी और खुद के मंदिर का भी। शारदा की ये बात सुन के अनामिका को थोड़ी हिम्मत मिलती है। उसके बाद प्रसाद और रमेश भी कुछ नहीं कहते हैं। माँ जी, मैं इसे कहाँ रखूं? प्रार्थना घर में रखो। इतना कहने पर अनामिका वहाँ से चली जाती है, पर मदन जो खिड़की के पास खड़ा था वो मनी मन कहता है, रात को जब सब सो जाएंगे मैं धीरे से चोरी कर लूंगा। ऐसा सोचकर मदन वहाँ से चला जाता है। अनामिका लक्ष्मी देवी की मूर्ति और मंदिर के कागजात जाके प्रार्थना कक्षा में रख देती है। फिर वो हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। माँ लक्ष्मी, आप अपने साथ साथ मंदिर और हमारे परिवार की भी रक्षा कीजिए माँ। अब तक मैंने हिम्मत दिखाते हुए पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है माँ। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। उस रात सभी लोग खाना खा के सो रहे होते हैं। बीच रात में माँ लक्ष्मी देवी अनामिका के घर के सामने आके प्रकट हो जाती है। उनके हाथ में फूल था। अनामिका, तुम शांति से सो जाओ। जैसे तुम्हारी सासू माँ ने कहा था तुम्हें कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ साथ अपने भी अच्छे से देखभाल करूंगी। इतना कहकर वो घर के चारों तरफ घूमने लगती है। मदन को ये बात पता ना था। वो एक चाकू निकालता है और घर के पास आ जाता है। खिड़की से झांक कर देखता है कि घर में सभी लोग सो रहे होते हैं। माँ लक्ष्मी चुपचाप आके उसके पीछे खड़ी हो जाती है। ये देखकर वो घबरा जाता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ। माफ कर दूंगी, पहले ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? असल बात है माँ। मदन कुछ कहने के लिए भी डर रहा था। डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। बस इतना बता दो तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ। मंदिर की मूर्ति और मंदिर के कागजात जो ये लड़की अपने पूजा कक्षा में रखी है, मैं चोरी करके ले जाऊंगा। वो मूर्ति देखने में बहुत छोटी है, पर उसे चोरी करके तुम नहीं ले जा सकते हो। नहीं माँ, मैं उठा लूंगा। ऐसा क्या? तो इन फूलों को तुम कुछ देर के लिए पकड़ के रखो, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम मूर्ति उठा सकते हो कि नहीं। इतना कहकर वो फूल उसके सर पे रख देती है। इसी के साथ फूल अदृश्य हो जाता है और उसके सर पे एक बड़ा सा पत्थर का चट्टान आ जाता है। देखकर लक्ष्मी देवी मुस्कुराने लगती है। मदन उस पत्थर को वहीं पे गिरा के वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर माँ लक्ष्मी वहीं पे खड़ी खड़ी जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी आवाज सुन के सभी लोग उठ के आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। अनामिका, मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ। उस बुजुर्ग ने जो कहा था अब तुम वैसा ही करो। शहर जाओ और बस स्टैंड के पास सुरेंद्र रहता है, उसे सब सौंप के आओ। उनकी बातें सुन के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। माँ लक्ष्मी अदृश्य हो जाती हैं। फिर अगले दिन अनामिका सोने की मूर्ति और मंदिर के कागजात को एक बैग में रखती है
और रमेश के साथ वो शहर में रहने वाले सुरेंद्र जो बस स्टैंड के पास रहते थे वहाँ जाती है। फिर उनके हाथ मूर्ति और मंदिर के कागजात सौंप देती है। ये देखकर सुरेंद्र बहुत खुश होते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है अनामिका। उसके बाद खुशी खुशी अनामिका और रमेश वहाँ से दोनों चले आते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर आके सुदर्शन को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन सभी लोग एक साथ बैठ के माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी की मूर्ति देखकर सब प्रणाम करते हैं। तभी अचानक से माँ लक्ष्मी वहाँ पे साक्षात प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। करीबन रात के 12 बज चुके थे। पुलिस बहू रानी अनामिका के लिए हॉल में सोफे पे बैठकर सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद और पति रमेश इंतजार कर रहे थे। तभी पुलिस ऑफिसर के ड्रेस में बहुरानी अनामिका वहाँ पे आती है। माँ जी, बच्चे सो गए हैं क्या? हाँ बेटा। पिताजी, आपने अपनी दवाइयाँ ली है कि नहीं? ले लिया है बहू। माँ जी, ऐसा है कि इस तरह अनामिका रोते हुए कुछ कह नहीं जा रही थी। शारदा समझ जाती है कि अनामिका की समस्या क्या है और वो क्या कहने वाली है। वो अनामिका के आंसू पोंछते हुए, मत रो बेटा, तुम मेरी पुलिस बहुरानी हो ना? हाँ सासू माँ, भले ही मैं पुलिस बहुरानी हूँ तो क्या मेरा माँ का दिल नहीं? होना ही चाहिए, पर अभी तुम्हारा ये माँ का मन इतना दुखी क्यों है? तुमको जाना है, एनकाउंटर करना है और आना है, बस। हम ये नहीं सोचते कि हर एनकाउंटर हमारे लिए अच्छा हो माँ जी। कभी कभी एनकाउंटर के टाइम मुसीबत कहीं और से भी आ जाती है और आज का एनकाउंटर बहुत ही स्पेशल भी था। अनामिका कह ही रही थी, तभी उसका सेलफोन बजने लगता है। हाँ बोलो शंकर। इस तरह पूछने पर शंकर जो पुलिस वैन में पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था वो कहने लगा, मैडम, तस्कर व्यापारी नागराजू को लेने के लिए हम तैयार हैं, बस आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ शंकर। इतना कहकर वो फोन रखती है और शारदा को देखकर कहती है, माँ जी, मैं आज लौट भी सकती हूँ और नहीं भी। आज हम तस्कर व्यापारी नागराजू का एनकाउंटर करने जा रहे हैं। वो इंसान नहीं है, वो एक जानवर है। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो आप लोग बच्चों का ख्याल रखिएगा। ये क्या अनामिका, क्या तुम ही मेरी पुलिस पत्नी हो जो इस तरह से आज डरते हुए घबराते हुए बात कर रही है? बहू, कुछ नहीं होगा, हम सब लोग यहीं पे है ना। इसके बाद अनामिका शारदा और प्रसाद के पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। फिर अपने पुलिस की वर्दी के साथ टोपी लगाकर वहाँ से चली जाती है। शारदा और प्रसाद अपने कमरे में जाते हैं। बिस्तर पे भव्या और हरीश सो रहे होते हैं। बिस्तर पे शारदा और प्रसाद भी सो जाते हैं, पर उन्हें नींद नहीं आती। रमेश उधर अपने बेडरूम में जाके सो रहा होता है, पर उसे भी नींद नहीं आती है। उधर अनामिका अपने पुलिस स्टेशन के चेयर पे बैठी हुई थी। शंकर आकर उसे सल्यूट करता है। शंकर, तुमने नागराजू को अच्छे से भेड़िया पहना दिया ना? पहना दिया मैडम। वो लॉकअप में सो रहा है कि अभी तक वो जगा हुआ है? जगा हुआ है मैडम। लगता है पता चल गया कि आज हम उसका एनकाउंटर करने वाले हैं। तो सब लोग रेडी है कि नहीं? हम सब रेडी है मैडम। इस तरह कहकर तस्करी नागराज के पास अनामिका जाती है। नमस्कार मैडम, तो आप लोग कब एनकाउंटर करेंगे और कहाँ पे करने वाले हैं? ये डिपार्टमेंट का सीक्रेट है। शंकर, इसे वैन में उठाओ। ठीक है मैडम। फिर कैदी को हथकड़ी और जंजीर के साथ ही उसे वैन में बैठाया जाता है। अनामिका वैन में बैठती है। शंकर वैन चला रहा होता है। जंगल के इलाके में जाके वैन रुक जाती है। नागराज को वहाँ उतारा जाता है। नागराज, तुम भागो, वो इस तरह कहती है। कैदी बस इसी बात के इंतजार में था। 1 मिनट भी देर किए बिना वो भागने लगता है। अनामिका और शंकर उसके ऊपर गोली चलाते हैं। हवा के तीर के साथ नागराज भी गोली से बच जाता है और एक मजबूत लकड़ी उठाकर वो शंकर पे वार करता है। मैडम! शंकर बहुत जोर से चिल्लाता है। अनामिका भागते हुए शंकर के पास जाती है। नागराज वैन के पास जाता है और वैन से अनामिका को उड़ा देता है। अनामिका हवा में उड़ती है। उसका पैर एक पत्थर से लगता है और सीधा आके वो जमीन पे गिरती है। दर्द के मारे अनामिका हिल भी नहीं पाती। वो बहुत रोती है, पर नागराज मुस्कुराता है और फिर वैन लेकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन अनामिका अस्पताल के बिस्तर पे लेटी हुई होती है। उसके पैर में बैंडेज बंधे होते हैं। शारदा, प्रसाद और रमेश वहां खड़े होकर रो रहे थे।
डॉक्टर तभी उन्हें आकर कहते हैं, उसके दोनों पैर बुरी तरह से पत्थर से लगने की वजह से दोनों पैर के नर्व्स मर चुके हैं। कल तक पैरों वाली पुलिस बहू, आज बिना पैरों वाली पुलिस बहू है। आपको इसे एक बच्चे की तरह देखभाल करनी होगी, ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वहां से वो चले जाते हैं। अनामिका वहीं पे रोने लगती है। शारदा समझा के घर ले जाती है। तब से अनामिका बिस्तर पे ही लेटी होती है। शारदा घर का काम काज, बच्चों को स्कूल तक भेजती है। सिर्फ इतना ही नहीं, काम काज के साथ साथ दिन भर वो अनामिका को दफे दफे वॉशरूम तक भी ले जाती थी और रात के वक्त रमेश उसे ले जाया करता था। एक दिन अनामिका व्हील चेयर पे बैठी हुई होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर एक बैग और एक लेटर लाके अनामिका को देता है। अनामिका वो चिट्ठी और बैग ले लेती है। चिट्ठी खोल के पढ़ के वो रोने लगती है। ये क्या, मैंने जानबूझ के किया सर। पर ये तब हुआ जब तुम ड्यूटी पे थी अनामिका, इसीलिए ये सस्पेंशन ऑर्डर और साथ में ये 25 लाख रुपए तुम्हारे लिए। ये सुनकर शारदा खुश होती है और मनी मन सोचने लगती है, 25 लाख रुपए, अरे वाह, ये पैसे मैं अपने भाई को दे दूंगी। उसने कहा था रियल एस्टेट में लगाएगा और बदले में करोड़ रुपए देगा। इस तरह सोचते हुए वो बैग ले लेती है। पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। शारदा और ज्यादा अनामिका बच्चों का देखभाल करने लगती है और वो 25 लाख अपने भाई को दे देती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन रमेश अनामिका को व्हील चेयर में बैठाकर शारदा के पास ले आता है। माँ, डॉक्टर ने कहा फॉरेन से डेड लेग स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर आ रहे हैं, हम अनामिका को वहाँ ले जाएंगे। माँ, स्पेशलिस्ट मतलब उतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे बेटा? ये क्या माँ जी, 10 दिन पहले तो मेरे ऑफिसर आके 25 लाख रुपए आपको देकर गए। मैंने अपने भाई को दे दिया, वो उससे करोड़ रुपए बना के लौटा देगा। करोड़ रुपए नहीं माँ जी, अपने भाई को कहिए 25 लाख दे दे। अगर डॉक्टर साहब फॉरेन फिर से चले गए तो उन्हें आने में वक्त लगेगा। वैसे पैसे देने से पहले एक बार तो मुझे बता सकती थी ना। जब वो इस तरह से कहती है, शारदा को सुन के बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, चलने के लिए पैर नहीं, कमाने के लिए नौकरी नहीं, लेकिन अहंकार भरपूर है। तुम मुझसे सवाल पूछोगी, मुझे बताना चाहिए था। अब से मैं एक काम नहीं करूंगी, ना ही तुम्हारा और ना ही तुम्हारे बच्चों का। इस तरह कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका रोने लगती है। तब से शारदा अनामिका को और बच्चों को बस डांट फटकार लगाती है, उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। ये देखकर बच्चे और अनामिका दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्योंकि मुझे खाना है इसीलिए मैं पकाऊंगी और मैं खाऊंगी। अगर तुम्हें खाना है तो राशन लाके पका के खाओ। सॉरी सासू माँ, पैसों के लिए पूछा इसीलिए आप इस तरह की पक्षपात कर रही है, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी तो क्या, अब तुम साक्षात दंडवत भी करोगी ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली और ना ही कोई काम करने वाली। अब तुम इस घर को छोड़ के जाओ। इस तरह कहकर व्हील चेयर के साथ अनामिका को वो धकेल देती है। अनामिका चौखट के साथ टकरा के नीचे गिर जाती है। ठीक उसी वक्त प्रसाद और रमेश घर लौट आते हैं। जल्दी से वो व्हील चेयर के साथ अनामिका को उठा के बैठाते हैं। प्रसाद गुस्से से शारदा को देखते हैं और कहने लगते हैं, शारदा, तुम इंसान हो क्या? जब अनामिका नौकरी करती थी वो तो अपना पूरा तनख्वाह तुम्हें देती थी। अब जब वो 25 लाख के बारे में थोड़ा सवाल कर ली है तो तुम राक्षस की तरह बर्ताव कर रही हो। अच्छा होगा अगर बहू के मामले को लेकर आप मुझसे ना लड़े। बेटा रमेश, तुम्हारे बच्चों का ख्याल मैं नहीं रख सकती, दूसरी शादी करो। और अगर नहीं तो पत्नी बच्चे साथ लेकर कहीं और जाके तुम रहो। शारदा, ये घर मेरा है, अगर जरूरत हो तो तुम जाओ। मैं चली ही जाऊंगी, मेरा भाई करोड़ रुपए कमाने वाला है। ऐसा कहकर शारदा एक कपड़े में बाहर निकल जाती है। बेटा रमेश, बहू को लेकर तुम अस्पताल जाओ, मैं बच्चों को देखूंगा। अब अस्पताल जाके क्या करे, उतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। कम से कम डॉक्टर जांच करके ये तो बताएंगे कि तुम अपने पैरों पे चल पाओगी या नहीं। तब तक पिताजी इस घर को गिरवी रख के कहीं से पैसे ले आएंगे। इतना कहकर रमेश व्हील चेयर को धकेलते हुए ले जाता है। अनामिका के आंखों में आंसू। प्रसाद अनामिका के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद करते हैं। नहीं बेटा, तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो, अब जाओ। फिर रमेश अनामिका को साथ लेकर वहाँ से अस्पताल चला जाता है।
अस्पताल में डॉक्टर साहब अनामिका की अच्छे से जांच करते हैं और इधर प्रसाद बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका पैरों पे चलते हुए घर लौट आती है। प्रसाद, रमेश, बच्चे सभी बहुत खुश होते हैं। फिर से अनामिका पुलिस ड्रेस पहन के ड्यूटी पे जाने लगती है। फिर अचानक से वो एक दिन अपनी सासू माँ को देखती है, जो लाख रुपए सोची थी रियल एस्टेट में लगाएगी, पर उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। फटे हाल कपड़ों में बुरी हालत में वो दरवाजे के पास आके खड़ी होती है। अरे माँ जी, अंदर आइए, ऐसी हालत कैसे हो गई? इस तरह पूछते ही शारदा रोते रोते प्रसाद के पैरों पे आके गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे भाई ने मेरे पैसों को लेकर मुझे ठग दिया। इस तरह विनती करने लगती है। प्रसाद उसे माफ कर देते हैं और फिर से सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।